रॉयल एनफील्ड। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस ब्रांड का नाम ना सुना हो। रॉयल एनफील्ड की बाइक को बाइक ही नहीं बल्कि प्राइड माना जाता है। ये बाइक आज हर बाइक लवर की पहली पसंद है। रॉयल एनफील्ड इतना ओल्ड ब्रांड होने के बावजूद भी अपनी हेरिटेज को संभाल कर रखा हुआ है। यही इस ब्रांड की खासियत है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि रॉयल एनफील्ड 1994 में बैंकरप्ट होने वाली थी। फिर आखिर वो आज इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी कैसे बन गई? कैसे 26 साल के सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड की डूबती नैया को किनारे लगाया, जानते हैं इस वीडियो में। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रॉयल एनफील्ड की कहानी की शुरुआत होती है साल 1851 से, जब एक जॉर्ज टाउनसेंड नाम से व्यापारी ने सुई बनाने का बिजनेस शुरू किया। फिर साल 1882 के आते आते उन्होंने साइकिल के पार्ट्स बनाने भी शुरू कर दिए और देखते ही देखते साल 1886 तक पूरी साइकिल ही बनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने काफी लोन भी लिए। इस साइकिल कंपनी का नाम टाउनसेंड एंड इकोसाइज रखा गया। फिर 1891 में कंपनी घाटे में जा रही थी, जिसके चलते फिर बैंक्स ने इसकी बागडोर एल्बर्ट एडी एंड एल्बर्ट वॉकर स्मिथ के हाथों में दे दी और इस कंपनी का नाम बदलकर एडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड रख दिया गया। 1896 में एडी को गवर्नमेंट की हथियार बनाने वाली कंपनी को एनफील्ड से पार्ट बनाने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। इस खुशी में एडी ने अपनी साइकिल रेंज का नाम चेंज करके रॉयल एनफील्ड रख दिया। साल 1896 में साइकिल डिवीजन को बिल्कुल अलग कर दिया, जिससे कि वो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग पर अच्छे से ध्यान दे और उसका नाम द न्यू एनफील्ड साइकिल कंपनी रख दिया। फिर साल 1901 में कंपनी ने अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी, पर कंपनी में कुछ ज्यादा अच्छी सेल नहीं आ रही थी। पर कंपनी को असली ब्रेक थ्रू साल 1932 में मिला, जब उन्होंने आइकॉनिक बाइक रॉयल एनफील्ड बुलेट लॉन्च की, जो कि देखते ही देखते पूरे यूरोप में फेमस हो गई और बेस्ट सेलर बन गई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट चलने वाला बाइक मॉडल बुलेट ही है। रॉयल एनफील्ड की बाइक बहुत मजबूत हुआ करती थी, जिसके चलते इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर में भी बहुत हुआ। रॉयल एनफील्ड ने वर्ल्ड वॉर के लिए एयरबॉर्न मोटरसाइकिल बनाई थी, जिसे एयरप्लेन से पैराशूट के जरिए युद्ध मैदानों में भेजा जाता था। इसने ब्रिटिश वॉर में सैनिकों की बहुत हेल्प की। वर्ल्ड वॉर में रॉयल एनफील्ड की सेल आसमान छू रही थी, पर जैसे ही वॉर खत्म हुई, सेल बहुत तेजी से गिरने लगी और रॉयल एनफील्ड की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती गई। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब इंडियन गवर्नमेंट बॉर्डर पर निगरानी रखने के लिए एक मजबूत बाइक ढूंढ रही थी, जिसे कि पहाड़ी इलाके में आसानी से पेट्रोलिंग किया जा सके। फिर इंडियन आर्मी ने 800 बाइक का ऑर्डर रॉयल एनफील्ड को दिया। उस टाइम ये ऑर्डर काफी बड़ा था, जिसके चलते रॉयल एनफील्ड ने बाइक बनाने के लिए 1955 में मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनरशिप कर ली और गवर्नमेंट के ऑर्डर पूरा करने के बाद इंडिया में भी बाइक बेचने लगे। रॉयल एनफील्ड बुलेट को बहुत स्टाइलिश बाइक माना जाता था। इंडियन मार्केट में रॉयल एनफील्ड की सेल धीरे धीरे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड में जापानीज बाइक आने से रॉयल एनफील्ड की सेल दिन प्रतिदिन गिरे जा रही थी। अब रॉयल एनफील्ड को इंग्लैंड में अपनी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ी। उनका बस इंडिया वाला प्लांट चालू था, पर गिरती सेल को देखते हुए फिर रॉयल एनफील्ड ने अपना बिजनेस मद्रास मोटर्स को ही बेच दिया। फिर 30 साल इस ब्रांड को चलाने के बाद 1994 में मद्रास मोटर्स ने इस कंपनी को आइशर मोटर्स को बेच दिया। उस टाइम रॉयल एनफील्ड बहुत ही बुरी हालत में थी। इतने बुरे हाल थे कि आइशर मोटर के ओनर विक्रम लाल इसे बंद करने ही वाले थे। तभी उनके बेटे सिद्धार्थ लाल ने इस कंपनी की पूरी काया पलट कर रख दी। सिद्धार्थ ने इस कंपनी की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। सिद्धार्थ ने मेनली 3 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर काम किया। पहला, ही स्टार्ट हैविंग बायर्स लाइफ, मतलब कि उन्होंने इस कंपनी को सीईओ की तरह नहीं बल्कि कस्टमर की तरह ट्राई करना स्टार्ट किया और इस बाइक को खुद चलाया और मनाली, लेह लद्दाख जैसी सोलो ट्रिप पर चले गए। इसी दौरान उन्हें इस बाइक की काफी प्रॉब्लम्स का पता चला, जिन पर कंपनी ने आज तक ध्यान ही नहीं दिया था। जब सिद्धार्थ लाल ने इसे ड्राइव किया तो उन्हें महसूस हुआ कि राइडर्स को राइट साइड गियर होने से काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और दूसरी तरफ उस टाइम ये बाइक बस किक स्टार्ट में अवेलेबल थी और किक बहुत पुश बैक करती थी, जिससे कि कई बार तो कस्टमर्स के पैर तक टूट जाया करते थे। उन्होंने महसूस किया कि लोग बाइक के प्राइस की वजह से इसे कम नहीं खरीद रहे, बल्कि इसकी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से इसे कम खरीद रहे हैं। उस टाइम बाइक में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट थे, जिसके चलते कभी बाइक में ऑयल लीक होता था और कभी इंजन ही ब्लॉक हो जाया करता था। तो कंपनी ने पहले अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर काम करा, किक स्टार्ट को री इंजीनियर करा गया और सेल्फ स्टार्ट भी लॉन्च करा एंड गियर शिफ्ट को लेफ्ट साइड में रखा गया। इसी के साथ साथ बाइक में फ्यूल इंजेक्शन भी लगा दिया गया। अब प्रोडक्ट पूरी तरह से मार्केट रेडी हो चुका था। फिर सिद्धार्थ ने दूसरी स्ट्रेटेजी यूज की, चेंज द कस्टमर परसेप्शन। इसे आसान लैंग्वेज में समझे तो
जैसे हम लोग जब टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो हम दुकान वाले से कोलगेट मांगते हैं, क्योंकि हमारे लिए टूथपेस्ट का मतलब ही कोलगेट है। सिमिलरली रॉयल एनफील्ड की इमेज एक टूर बाइक रूप में थी और इन्हें डेली यूज में नहीं लाया जा सकता, पर सिद्धार्थ लाल ये अच्छे से जानते थे कि इस परसेप्शन को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कंपनी का ग्रोथ बहुत मुश्किल था। साल 2000 में 100 से 150 सीसी की बाइक का बहुत चलन था। चाहते तो वो भी हीरो और बजाज की तरह 100 से 150 सीसी की बाइक बनाकर बेच सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि हैवी बाइक और क्लासिक लुक ही रॉयल एनफील्ड की पहचान थी। और उन्होंने डिसाइड करा कि चाहे ये सेगमेंट छोटा ही क्यों ना हो, पर वो बाइक इसी सेगमेंट में सेल करेंगे। लोगों को लगता था हैवी बाइक बस टूर और दूध बेचने के लिए ही होती है। इसी सोच को बदलने के लिए सिद्धार्थ लाल ने एक टैगलाइन दी, बी द चेंज। मतलब बाइक को लोगों के इमोशन से जोड़ने की कोशिश की और जगह जगह रॉयल एनफील्ड के कई टूर ग्रुप बनाए और टूर भी स्पॉन्सर करे। इससे लोगों को समझाया कि रॉयल एनफील्ड को डेली लाइफ में भी यूज करा जा सकता है। ये कैंपेन काफी सफल भी रहा। उनकी तीसरी स्ट्रेटेजी थी फोकस ओनली ऑन वन थिंग। 2004 में आइशर के लगभग 15 बिजनेस चल रहे थे, जैसे कंसल्टेंसी, फुटवियर, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा। पर सिद्धार्थ लाल ने सारे बिजनेस बेच दिए और बस रॉयल एनफील्ड और आइशर ट्रक के बिजनेस को ही चालू रखा, क्योंकि उनका मानना था कि कई बिजनेस चलाने से अच्छा है एक या दो बिजनेस को अच्छे से चलाया जाए और उन्हें मार्केट लीडर बनाया जाए। सिद्धार्थ लाल की इन्हीं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से आज रॉयल एनफील्ड इंडिया की 5th लार्जेस्ट और वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट बाइक मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। आज इंडिया में भले ही बाइक की बहुत कंपनी है, पर जिस तरह की फैन फॉलोइंग रॉयल एनफील्ड के पास है, शायद ही किसी ब्रांड के पास होगी। आज रॉयल एनफील्ड को बाइक मार्केट का एप्पल आईफोन माना जाता है। आज इस बाइक का नाम सुनते ही प्रीमियम फील आती है। वही रॉयल एनफील्ड इन सब चीजों के अलावा भी अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग पर बहुत काम करती है। रॉयल एनफील्ड के ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे बाइक ग्रुप हैं और वे हर साल टूर भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जैसे रॉयल एनफील्ड अनकवर, व्हाइट हाउस, चेज द सन एंड हिमालयन ओडिसी। और यही सब चीजें रॉयल एनफील्ड की कम्युनिटी बिल्डिंग में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। इन्हीं सब चीजों से सिद्धार्थ लाल ने आज रॉयल एनफील्ड को सफलता के शिखर पर ला दिया। जहां 2007 में रॉयल एनफील्ड केवल 36,786 यूनिट सेल करा करता था, वहीं 2011 में 74,626 यूनिट और 2021 आते आते 5,50,557 यूनिट बेचा। अभी रॉयल एनफील्ड अपने न्यू मॉडल्स लॉन्च कर रही है, जिससे रॉयल एनफील्ड की सेल कई गुना बढ़ गई है। और उसी के साथ रॉयल एनफील्ड अपने पैर यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी मार्केट में भी फैला रही है और रॉयल एनफील्ड एक ग्लोबल बाइक ब्रांड के रूप में उभर रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।